इधर आपके दरबार में न जाने से सभासदों ने ये बातें बनाना शुरू कर दिया, कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला। हम भी यही प्रश्नों में उलझे हुए हैं महामंत्री। समझ में नहीं आता, काल भैरव और राजगुरु हमें छोड़कर अचानक कहाँ चले गए। आप आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आकारे भिजवा कर दिए जाएं। इसकी आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी। शुरू करते हैं दोस्तों। मैं स्वयं उपस्थित हूँ। महाराज की जय हो। कपट और झूठ भरा भरा था काल भैरव के एक एक लफ्ज में। दक्षिण क्षेत्र में एक नरभक्षी यति ने उत्पात मचा रखा था। कई लोगों को मार चुके थे। प्रजा में मारे जा चुके थे। प्रजा में पुकार सुनकर मैं उसे मारने वहाँ जा पहुँचा। रात्रि के समय होने के कारण आपसे आज्ञा नहीं ले पाया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अब इसकी आवश्यकता नहीं है सेनापति। नरभक्षी यति को समाप्त करने अपनी वीरता का जो परिचय दिया है, हम उससे प्रसन्न हैं। अब हम तुम्हें एक उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं। राजगुरु दत्त शिक्षा आपकी पुत्री मीनाक्षी का पता लगाइए और प्रजा की आकांक्षा का निवारण करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा महाराज। सेनापति काल भैरव कक्ष से बाहर निकल गया और जब महामंत्री जी और महाराज के सामने मौजूद था, आप कुछ कहना चाहते हैं महामंत्री जी? जान की क्षमा चाहता हूँ महाराज। गुप्तचरों के अनुसार उस व्यक्ति का शिकार काल भैरव ने नहीं, उस राज्य के वफादार स्वर्गीय वीर सिंह के पुत्र विराट ने किया है। यति का विस्फोट सा हुआ महाराज की यह सूचना सुनकर। ये आपने क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? सत्य यही है महाराज, और सत्य की दक्षिण के क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। ओह, ऐसा है तो कालदेव ने हमसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कि महाराज की नज़रों में खुद को महान योद्धा साबित करना चाहता है, और समय तो महाराज का विश्वास मुझे और अधिक बढ़ जाएगा, और राजगुरु उसकी पुत्री मीनाक्षी को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कहीं से भी, लेकिन उसे ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा क्यों है यह तुम अच्छी तरह जानते हो दुर्जन। राजगुरु और उसकी पुत्री का मिलना आपके लिए जितना आवश्यक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सेनापति। आप सुंदरगढ़ के भावी महाराज मीनाक्षी अपनी होने वाली भावी राजकुमारी महामंत्री महाराज से मिलवाना है। तभी तो मैं सुंदरगढ़ का सेनापति बनूंगा। शाबाश दुर्जन, अपने आदमियों को चारों तरफ दौड़ा दो, मुझे हर हाल में चाहिए। राजगुरु उसकी पुत्री मीनाक्षी। ओह, हमारी खोज में काल भैरव ने सैनिक चारों तरफ घूम रहे हैं पिताजी। तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। इससे पहले ही हम दक्षिण क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहाँ के कबीले पुजारी मेरा मित्र है, और तेरी ही उम्र की उसकी पुत्री है सुकन्या। वह तुम्हारे सहायता अवश्य करेगा। ओह, और दुर्जन सिंह व उसके साथी एक बार फिर खाली हाथ वापस लौट पड़े। पोता पुत्री एक बार फिर भाग खड़े हुए। काल भैरव के पास फटी फटी आंखें सामने खड़ी थी। काल भैरव के पास जो फटी फटी आंखों से सामने खड़ी थी, वह अपनी विश्वसनीय दासी चतुरा को देख रहा था। क्या बक रही है तू? मैं सही कह रही हूँ सेनापति। महाराज
वास्तु का पता चल गया है कि नरभक्षी यति को आपने नहीं विराट ने मारा है। महाराज कह रहे थे कि ऐसा विकट समय पर अगर विराट उसका संयोगी होता तो उसे बहुत बल मिलता। वो सेनापति काल भैरव झंझोर कर रख दिया इस सूचना ने, और उस सोने पे सुहागा तो दुर्जन सिंह ने आकर यह खबर करी, सेनापति की जय हो। राजगुरु और उसकी पुत्री मीनाक्षी को चारों दिशाओं में कोई पता नहीं चला। ज्वालामुखी की तरह बड़ा कुटा काल भैरव, पता नहीं चला तो पता करो दुर्जन सिंह, क्या सभी सीमा के चौकसी सैनिकों को खबर कर दूं। राजगुरु की और उसकी पुत्री सीमा से बाहर न निकलने पाए और राजधानी के अंदर ना घुसने पाए, और ना ही राजधानी के अंदर घुसने पाए, और फिर अपने घोड़े तूफान को तूफान की तरह भगाता हुआ राजधानी में प्रवेश किया। इसी बीच उसे टूटी मुसीबत, और वह इतना अप्रत्याशित था कि उसे विराट संभल ना पाया, और उसे संभलने का मौका अवसर मिला। पलक झपकते ही रस्सियों को तेज जमीन पर लापटका, और उसे नजर आया दुर्जन, ये तो सेनापति काल भैरव की आज्ञा है कि तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। सेनापति काल राजमुद्रिका लेकर राजधानी में बुलावे पर उसी सेनापति के सैनिक रास्ते की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर रास्ते पर दोहरी चाल चल रहा है। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिसे विराट जैसे चलने पर पहले आज्ञा की आवश्यकता होती है। हाँ, विराट जैसे रास्ते पर चलना है उसे आज्ञाओं की नहीं इच्छाओं से चलता है। और सेनापति जी, विराज मुद्रिका को पहचानने से इनकार आप भी अन्याय कर रहे हैं। अन्याय और न्याय की निर्णय हम नहीं करते, हम तो अभ्यस्त वही करते हैं जो हमें आज्ञा सेनापति काल भैरव देते हैं। तो तुम्हें इस राज्य में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। नगर में प्रवेश किए बिना लौटना अब मेरे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और विराट को प्रवेश करने से रोकना तुम्हारी भुजाओं के बस की बात नहीं है। और फिर जैसे समुद्र की लहरें रेत बहाती हैं ले जाती हैं, वैसे ही विराट ने शक्ति के आगे बहते चले गए सैनिक। जैसे तूफान तिनकों को उड़ा लेता है, वैसे ही विराट की तलवार के आगे उड़ते चले गए सैनिक। और जैसे प्रलय विशाल पर्वत को ढा देती है, वैसे ही विराट का सांस के सामने ढहते गए उसके शत्रु। और अचानक वहाँ मेघ वर्षा की गर्जना, ठहरो, और तेजी से घुमा उस दिशा में जिधर मौजूद था। महाराज, विद्युत के चलते विराट के हाथ रुके। कौन हो तुम? इस राज्य के सैनिकों पर हथियार उठाने का दुस्साहस कर रहे हो? वो दंड जानते हो इसका? राज्य के सैनिकों पर हथियार उठाना दंड है तो निश्चित ही मृत्यु दंड होगा महाराज। परंतु एक निर्दोष को साधारण नागरिक को हथियार उठाने पर अपराध आपके सैनिक कर रहे थे, जिसका दंड क्या होगा आप बता दीजिए महाराज। कौन हो तुम? मैं दक्षिण क्षेत्र का सरपंच वीरबाहु का छोटा पुत्र विराट हूँ महाराज। कुछ दिनों पहले मैंने नरभक्षी यति को मारा, जिसके प्रसन्न होकर आपके सेनापति ने मुझे राजधानी आने का निमंत्रण दिया था, और साथ में दी थी ये मित्रता की निशानी राजमुद्रिका। ओह, तुम हमारे राज्य के सबसे वफादार वीर सरपंच बाहुबली के पुत्र हो। हमने तुम्हारी वीरता के चर्चे सुने हैं। राजधानी में देखकर अत्यंत प्रशंसा हुई, और क्रोध
में भरकर महाराज ने सेनापति दुर्जन की तरफ लपकी। दुर्जन, विराट का सम्मान के साथ राज के महल चलने का ध्यान रहे कि विराट को रास्ते में हमारा मेहमान है। और महाराज की आंखों में महाराज को की आंखें में नफरत प्रति नफरत और विराट के प्रति स्नेह के भाव देख कर चुका था वह सेनापति दुर्जन। दोस्तों, इसका अगला भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा।